जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 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 इय्याका नअबुदु। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज ये हमारा जो 3 साल जो हम आज 3 साल की अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रख रहे हैं। मैं फौज चौधरी आपका, सैफुल्लाह नियाजी आपका और फारूक हबीब सबका, यूथ विंग सबका कि और एक मिनट उसके अलावा हाँ यूथ विंग का शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं सबको वेलकम करता हूं यहां। हमारे मिनिस्टर्स सूबाई और फेडरल मिनिस्टर्स और अभी जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, वो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स, सबको मैं आज यहां वेलकम करता हूं। अच्छा जी, अब मेरी यहां टीम बैठी हुई है। मैं अभी फैसल जावेद को देख रहा था कि ये इतना वो धरना मिस करता है कि वो जब माइक मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं। अब माइक उसको याद आ जाता है वो। और इमरान इस्माइल और फिर अताउल्लाह खेल, ईसा खेल भी, हमने सारी कैंपेन की, जो कैंपेन हमारी थी वो सारी मुझे याद है ईसा अताउल्लाह के तराने के ऊपर। और फिर अबरार आपका भी जो टैलेंट है माशाल्लाह मैं दाद देना चाहता हूं, बड़ा वर्सेटाइल है आपका टैलेंट। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने गवर्नर इमरान इस्माइल को किस तरह उसको दाद दूं, क्योंकि उसमें अब पता नहीं पोटेंशियल ये तरानों का ज्यादा है या इसकी गवर्नरशिप में ज्यादा है, लेकिन उसका जमान सबको देना चाहिए। अच्छा जी, मैं ये 3 साल जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखने से पहले मैं एक चीज, क्योंकि मैं जो यूथ है ये हमारा फ्यूचर है, हमारी ज्यादातर आबादी यूथ है। 30 साल की उम्र से कम अक्सरियत है हमारी मुल्क में, तो इसलिए यूथ में ख्वातीन भी शामिल होती हैं, वो अलहदा नहीं है यूथ से। अच्छा एक मिनट, यूथ विंग आपने चुप करके शोर नहीं बजाना, आराम से सुननी है मेरी बात। अब सुने, नारे नहीं, अभी नारे नहीं। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले अपनी सिर्फ यहां भी लेकिन सारे पाकिस्तान की यूथ के लिए जो पैगाम मैं आज देना चाहता हूं वो ये कि देखिए, जब हम 5 वक्त की नमाज में, वो कई 5 वक्त पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज में हम एक चीज मांगते हैं और वो है कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि जो जिंदगी का फलसफा है वो इस छोटे से आयत के अंदर है। अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको
समझ आ जाएगी कि इंसान अरूज पे कैसे जाता है और इंसान अपने आप को तबाह कैसे करता है। ये सिर्फ इसी में है, और इसीलिए अल्लाह ने हर रोज 5 वक्त आपको सिर्फ ये कहा है मांगने के लिए कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पर लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है, जो अरूज का रास्ता है। और वो जो अरूज का रास्ता है वो किसका रास्ता है? वो सबसे अल्लाह के महबूब, सबसे अजीम इंसान, जो कभी ना इस तरह का अजीम इंसान आया है और ना आएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये समझने की बात है, जब अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो अल्लाह बेनियाज है। ये सिर्फ वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो अल्लाह ने रास्ता बता दिया, और इसीलिए यह जरूरी है कि हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, खास तौर पर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है इस चीज का समझना कि हम जब उनके रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी अजमत के रास्ते पे जाते हैं। और जब अभी ये सारी जो स्ट्रगल की वीडियोस दिखाई गई हैं कि हमारी, और वाकई बड़ी लंबी स्ट्रगल है, 25 साल और 22 साल पहले इक़्तिदार के बाहर, तो ये मेरी इंस्पिरेशन क्या थी स्ट्रगल की? ऐसे ऐसे वक्त थे जबकि 5-6 लोग रह गए थे जो एक्टिव पार्टी में रह गए थे। एक वक्त ऐसा था कि पार्टी सुकड़ के 5-6 लोगों की रह गई थी, बाकी घरों में बैठ गए थे। और ऊंच नीच आती है, हर तंजीम में, इंसान की जिंदगी में ऊंच नीच आती है। और वो जो बुरा वक्त था, और जब लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि जी हमें शर्म आती है, हम जब घर जाते हैं हमारा मजाक उड़ता है कि आप तहरीक इंसाफ में हैं। कई मेरे लोग, मेरे अपने, बल्कि यहां भी 1-2 बैठे होंगे जिनको याद होगा कि वो जब घर जाते थे तो उनकी बीवी क्या कहती थी जब वो कहते थे मैं तहरीक इंसाफ में हूं। तो ये मेरी इंस्पिरेशन, सोचे ना, मैं एक इंसान जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, बड़ा नाम था, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, तो सोचे कि मुझे ये बार बार ये सुनना पड़ता था, मजाक उड़ाते थे लोग। कई लोग वैसे ही क्रिकेट के दिनों में मेरे खिलाफ हुए थे, क्योंकि वो जेलसी होती है ना, जो कामयाब इंसान होता है उससे लोग जेलस होते हैं। तो वो उनको मौका मिल गया कि अच्छा जी अब तो ये नीचे आया तो उसको बुरा भला कहो। देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज पे देखता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा। अल्लाह के हबीब थे, इंसान जिसको सबसे ज्यादा अल्लाह पसंद करते थे। तो अगर अल्लाह उनको 13 साल, उनकी जिंदगी अगर आप स्टडी करें तो कितने मुश्किल वक्त से वो गुजरे थे। कोई जरूरत नहीं थी उनको, कामयाब थे, वो खुश थे, कामयाब बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, कोई उनको जरूरत नहीं थी, सारे इज्जत करते थे, सादिक और अमीन थे, फैसले कराने के लिए सारे उनके पास जाते थे। तो एकदम जब वो राय हक पे आए तो लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, क्या क्या नहीं किया उनसे, और वो कितनी तकलीफ से गुजरे। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी से सीखता था, क्योंकि हमें कुरान में हुक्म था। और ये आप सबके लिए, और मैं खास तौर पर अपने यूथ के लिए कहना चाहता हूं, देखिए ये जो 2 रास्ते हैं कि उनके रास्ते पर लगा जिनको नेमतें बख्शी, तो क्या वो नेमतों का रास्ता आसान रास्ता है? अगर आसान होता तो सबसे ज्यादा नेमतें तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी थी, तो उनका तो बड़ा मुश्किल रास्ता था। कहने का मकसद ये है कि जो एक कुरान की एक आयत है कि जिसको तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, वो कई दफा तुम्हारे लिए बुरा है, और जिसको तुम बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब यह कि कभी भी बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। जब मैं पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने पहली बात की कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त
کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں. جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ زیرو پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ میں سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ، اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں. تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی. اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ. لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں. وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نیچ. اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے. جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا. رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی. غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا. اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا. کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا. یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا. قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں. میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی. جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا. تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے. تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے. اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں. مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ہی نہیں تھا. ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے. تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی. پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا. اتنا بڑا، یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا. اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا، اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم،
وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا. کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے. جب جتنا بھی روپیہ گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں, کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی, تیل, بجلی, اس کی وجہ سے افیکٹ, ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا, ایک نئی ٹیم تھی, یا تو ہمیں تجربہ ہوتا, ہماری ٹیم بھی نئی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا. پہلے تو کرائسس آیا, اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے, اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی, اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا, اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے, تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی, تو کتنا ایک طاقتور, ایک بڑا ملک, 7 گنا زیادہ بڑا ملک, اس کے سامنے کیا کرے گی, ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے, انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں, میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر, میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلیہ ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے, یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی, اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے, اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے, پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا, کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا, اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے, نریندر مودی کو, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ, تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا, اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس, اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا,
دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا, تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے, جو غریب لوگ تھے, جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے, تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی, اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے, اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے, ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر, اس نے بچا لیا ہمیں. ہم نے اپنے اور پھر یہ سنیں, ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کورونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو, کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے, میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے, جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی, تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ساری دنیا کے اندر کورونا کے اندر غریب پس گیا. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری این سی او سی کی, اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل, میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا. اچھا, اب میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی, تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا, اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں. ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی, یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثلاً ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے. اور کوئی طریقہ, جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا. تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک گھر دیکھ لینا, گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے, مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے, اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے, کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے. ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے, تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے, اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے, ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے. تو پھر
हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। उसके बाद हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, जो बाहर से, और हमेशा ये याद रखें, आपका इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। ये सबसे बड़ा हमारा असासा है। इन्होंने हमें इस वक्त, हमें इस कौम को उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बड़े मुश्किल वक्त से निकाला। हमारी रेमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे, वो थी 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेमिटेंसेस आई। अच्छा, फिर जो हमारा, जिस वक्त हम बिल्कुल शुरू में आए तो जब खर्चे कम किए, हमारी इकॉनमी कमजोर हुई, बेरोजगार हो गए। आज देखें जरा हालात। आज हमारे जो इकॉनमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकॉनमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया है, इजाफी किया है। और वो नजर आता है कि रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी हैं, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं, और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है। और फिर जो हमारे आने से, अब जो मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि हमारा आने में तीन चीजें, हमारा जो स्लोगन है कि इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। तो इंसाफ के लिए, इंसाफ क्या है? इंसाफ का मतलब कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। मैं जरा सिर्फ आपको समझाता हूं कि इसमें मकसद, फर्क क्या होता है। जिधर कानून की हुक्मरानी होती है, वहां सब कानून के सामने एक बराबर होते हैं। जब ताकत की हुक्मरानी होती है तो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जो पाकिस्तान में, अगर आपको आसानी से आप समझ जाएंगे कि असल में हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या रहा है, और वो है कि यहां रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी नहीं हुई। आसिफ जरदारी 88 से लेकर 90 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत पावर में थी। 90 को उनकी गवर्नमेंट जाती है और नून लीग आ जाती है। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में चले जाते हैं करप्शन पे। 93 के अंदर नून लीग की हुकूमत चली जाती है, पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है। आसिफ जरदारी सीधी जेल से उठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत जाती है, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल। इसका मतलब क्या कि जब वो ताकत में हैं तो पाकिस्तान का कानून उनको नहीं पकड़ सकता। वो सिर्फ जब ऑपोजिशन में जाते थे तो कानून पकड़ता था। तो देखें, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूं, कोई भी मुल्क, ये ज़हन में डाल लें, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और इसीलिए मदीना की रियासत में जब उनके पास खुशहाली नहीं थी, तब शुरू में बड़ा मुश्किल वक्त था। शुरू के अंदर तो पहले 4-5 साल तो मुश्किल से उम्मत बची थी। जंगे खंदक में, जंगे ओहद में मुश्किल से बचे थे, खाना नहीं था, बुरे हालात थे। लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की, कानून से ऊपर कोई नहीं था। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर यही ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए दूसरा कानून, और मेरी बेटी भी अगर कानून तोड़ती है तो उसको सजा मिलेगी।
कोई कानून से ऊपर नहीं है। और ये बेसिस होता है, देखें, कोई भी दुनिया की सिविलाइज सोसाइटी, उसका बेसिस होता है रूल ऑफ लॉ। और ये ही हमारा मसला है। हम इसलिए ऊपर नहीं, कभी ये देखें, छोटे छोटे चोर जितनी मर्जी चोरी करें, मुल्क तबाह नहीं होता। मुल्क तबाह तब होता है जब इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर चोरी शुरू करते हैं, क्योंकि मुल्क का खजाना तो हमारे हाथ में है। तो करप्शन आम आदमी की, लोगों को तंग करती है। पटवारी की करप्शन, लोग तंग होते हैं उससे, या थानेदार की। लेकिन मुल्क जो तबाह होता है जब उसके ताकतवर, उसके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो चोरी शुरू करते हैं। इसलिए सारी दुनिया में आज डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। एक फैक्ट आई रिपोर्ट में बार बार मिसाल देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने एक पैनल अपने नीचे बिठाई और उन्होंने कहा, बताओ कि ये अमीर और गरीब मुल्कों में इतना फासला क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फैक्ट आई पैनल की जो रिपोर्ट है, उसने ये कहा कि हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में, हर साल। ये ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो औरंगजेब के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सालाना आमदनी थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 24% थी दुनिया की जीडीपी। दुनिया का सबसे अमीर खिता था ये। और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर प्रोविंस था। अंग्रेज ने शुरू किया बंगाल से, और उसने जब 200 साल हुकूमत करके गया तो बंगाल सबसे गरीब सूबा हो गया अंग्रेजों का। और हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो रह गया 3%, और बर्तानिया का जीडीपी चला गया 24%। क्या हुआ? यहां से सारी दौलत चोरी होकर उनके पास चली गई। ये गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। यही आज हो रहा है दुनिया में। डेवलपिंग वर्ल्ड क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं? अमीर गरीब के फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर और गरीब मुल्कों को, क्योंकि वहां से, क्योंकि उनके पास कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां का पैसा चोरी होकर उनके मुल्कों से बाहर जा रहा है। वो फासले, वो मुल्क गरीब हो रहे हैं। वो जो पैसा खर्च होना है तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चोरी होकर बाहर चला जाता है। और जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है, क्योंकि यहां से अंदाजा, एक रिपोर्ट थी 10 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल यहां से चोरी होकर, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है। तो वो अगर 10 अरब डॉलर ना आप रोक लें तो हमें आईएमएफ से कर्जा ही ना लेना पड़े। तो ये जो हमारा मसला नहीं, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो। ये हमारा फर्ज है। और इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जी मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं। वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। उनकी पूरी कोशिश है कि आपकी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब ना हो और हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए आसान, यहां से मुल्क से पैसा निकाला, बाहर ले गए, बाहर बड़े बड़े घर और प्रॉपर्टीज ले ली। तो मैं सिर्फ अब आपको, हम जब आए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि फर्क क्या पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है कि हमारे आने से पहले। अब मैं जरा 2 आपको फिगर्स देता हूं। पंजाब की पहले बताता हूं कि पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। यही नैब थी, यही कानून थे नैब के।
नैब ने अपने 18 सालों में हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था, और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। और इसलिए आप देखते हैं बड़ा शोर मचा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमारा दूसरा कोशिश है, हमारा जो मंशूर है वो है इंसानियत। इंसानियत का मतलब ये कि बजाय एक स्टेट जो सिर्फ कानून बनते हैं, जिसको एलीट कैप्चर कहते हैं, सारे कानून, सारी बिजनेस, सारे फायदे एक छोटे से तबके को, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। यह हमारी पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया कि हम नीचे से लोगों को ऊपर उठाएंगे। और ये हम किधर, ये मदीना की रियासत का असूल था। पहली दफा फ्लाई रियासत दुनिया की तारीख में मदीना में बनाई गई थी। तो हम उसी पे चल रहे हैं, और हमने वो प्रोग्राम्स किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। 2 प्रोग्राम्स खास तौर पे, एक है हमारा एहसास का प्रोग्राम। हमारा जो एहसास का प्रोग्राम है, इससे पहले 110 अरब रुपया सिर्फ दिया जाता था निचले लोगों की मदद करने के लिए, गरीब लोगों की। उससे हमने 260 अरब पे ले गए हैं। 110 से 260 अरब पे हमारा चला गया। हमने जो एहसास पे, जब कोरोना हुआ तो जो पैसा खर्च किया हमने एहसास पे, वर्ल्ड बैंक ने रेट किया, जो सारी दुनिया में पैसे खर्च कर रहे थे ना कोरोना के दौरान, तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी रेटिंग दी हमारे एहसास के प्रोग्राम को, वो सारी दुनिया में नंबर 3 पे पाकिस्तान था कि सबसे बेहतरीन, शिफाफ और एफिशिएंट तरीके से हमने पैसे बांटे। और एहसास प्रोग्राम के अंदर और भी खास तौर पे मैं जो हमारी कोशिश है कि अपनी औरतों को हम उठाएं। हमारी औरतें खास तौर पे जो गरीब इलाकों में हैं, जो देहातों में हैं, इनको हमारी पूरी कोशिश उठाने की। और इनको बेहतरीन तरीका उठाने का क्या है? तालीम देना। एहसास प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप्स रखी हैं बच्चियों के लिए, वो बच्चों से ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। और जो हमने अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए हैं, वो औरतों को भी 50% है और लड़कों को भी, स्टूडेंट्स को भी, मेल को भी 50% है। कोशिश क्या है? देखिए, मैं ये टीवी प्रोग्राम देखता हूं, ये आजकल ये जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप, सारी दुनिया मगरब में, कि जी वो अफगानिस्तान की औरतों की बड़ी बुरी, उनको सबको फिक्र पड़ी अफगानिस्तान की औरतों की। वो जी पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे औरतों को। कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने बाहर से आके किसी मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवाए आज तक? कभी कोई दिलवा सका है? मुझे एक दुनिया में, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे कोई दुनिया में यह बता दे कि जी बाहर से किसी ने मुल्क में आके तो किसी और मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवा दिए। औरतें खुद हुकूक दिलवाती हैं। हमारी औरतों में ताकत है अपने आप को, अपने हुकूक लेने के लिए। हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, हमने एम्पावर करना तालीम दे के। औरतें खुद अपने हुकूक, जो इंग्लैंड में या हुकूक या जो वेस्ट में दिलवाए थे, वो क्या किसी ने फतह करके दिलवाए थे उनको हुकूक? उनकी अपनी मूवमेंट थी, औरतों की मूवमेंट थी, सफरेजेट्स थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने हुकूक लिए हैं। तो हमारी औरतों के पास, हमने सिर्फ उनको तालीम देनी है, और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जोर है। उसके अलावा भी हमने इनकी कई चीजें जो गरीब इलाकों में औरतें, उनके लिए मुश्किल है। मसलन हमने एक सक्सेशन सर्टिफिकेट्स निकाले हैं। अब बचाए औरतें, बड़ा मुश्किल होता था उनको जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स को जाके वेरीफाई करना। तो अब वो सिर्फ नादरा ऑफिस में जाएं और वो आराम से उनके लिए हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इनहेरिटेंस लॉज है, औरतों की जो जायदाद मिलनी चाहिए, वो भी पहली दफा हम अब इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। वो भी इंशाल्लाह हम पूरी तरह उस पर जोर लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो सबसे बड़ा हमारा इसके साथ साथ एहसास के साथ प्रोग्राम चलने वाला है, वो कामयाब पाकिस्तान है। इसकी हम पूरी डिटेल्स काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है।
इसमें जो हमारी 40 लाख निचले गरीब खानदान हैं, उनके लिए हम 4 चीजें करने लगे हैं। सबसे पहले उनको कर्जे, सूद के बगैर उनको कर्जे देंगे। हर गरीब खानदान में, ये 40 लाख गरीब खानदान है सबसे नीचे, हर गरीब खानदान को, सब उनमें से एक फर्द को सूद के बगैर कर्जा। उसके बाद एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन, ताकि वो हुनर सीख सके। हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि एक गरीब घर में, वो तो हम पंजाब में, पख्तूनख्वा में तो वो कर चुके हैं, पंजाब में इंशाल्लाह साल के एंड तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके अलावा लेकिन मैं अर्ज कर दूं, ये सूबे खुद कर रहे हैं, ये हम सेंटर से नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये सारे सूबों में हो जाएगा तो सिंध को भी प्रेशर पड़ जाएगा, सिंध के ऊपर भी, कि उनको भी देने पड़ेंगे हेल्थ कार्ड। और फिर जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो हमने अफोर्डेबल हाउसेस, सस्ते लोगों को घर देने हैं, गरीब तबकों को जो आज तक कभी पैसे उनके पास नहीं होते घर बनाने के लिए, तो एक गरीब खानदान को हम पूरा सूद, उनको हम वो कर्जे देंगे, यानी जिस तरह के अगर उन्होंने महीने का किराया देना है, वो किराए की जगह वो किस्त हो जाएगी और उनका घर अपना हो जाएगा। किसानों के लिए किसान कार्ड, ये पहली दफा अभी पंजाब में शुरू है। ये हमारी सारी इंशाल्लाह जिधर भी आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में भी, इसका मकसद ये होगा किसान कार्ड का, कि बजाय किसान के ऊपर वाउचर्स होते थे और बड़े मुश्किल होते थे, उनको पैसा भी नहीं नीचे पहुंचता था, अब उनको कार्ड मिलेगा। उस कार्ड के ऊपर जो भी सब्सिडी है, खाद के ऊपर है, ट्यूबवेल के ऊपर है, कीड़े मारने वाली दवाइयों पे है, और अगर कोई फसल उनकी खराब हो जाए तो डायरेक्ट कार्ड के ऊपर अब हम सब्सिडी देंगे। ये इंशाल्लाह साल के अंत तक पूरा किसान कार्ड सारी जगह चला जाएगा। और किसानों के लिए इसके अलावा 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। इंशाल्लाह अगले 10 साल तक हमारी 10 डैम्स पूरी हो जाएंगी। 2025 में मुमन डैम सबसे पहले बन जाएगी, उसके बाद फिर दासू। और इसका यह होगा पहली दफा पाकिस्तान में 50 साल में कोशिश की है कि पाकिस्तान के रिजर्वायर्स बढ़े, ताकि किसानों को पानी ज्यादा मिले, क्योंकि आगे पानी का बड़ा मसला आ रहा है। और फिर तालीम में सबसे पहले तो एक करिकुलम, एक निसाब, ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं अपनी टीम को, दोनों जो हमारे प्रोविंशियल और फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, उनको खास तौर पे मैं दाद देता हूं। बड़ा मुश्किल काम है एक निसाब, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, लोगों के लिए उर्दू मीडियम, 7 दीनी मदरसे, 3 सिस्टम्स थे। ये बड़ी मुश्किलों से हम एक निसाब लेके आए हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आम लोगों को, जिनको मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने को, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको अंग्रेजी भी सिखाई जाए। और दूसरी तरफ जो इंग्लिश मीडियम है वो बिल्कुल एक अलहदा ही कौम ना बन जाए, वो उनके अंदर भी पाकिस्तानियत डालें। और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इंशाल्लाह अगले 5 महीने में हो जाएगा, 8, 9 और 10 में क्लासेस में हम एक सीरत नबी का पूरा एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी, ये मैं इसलिए समझता हूं कि आज जितना ये जरूरी है, कभी मुसलमानों की तारीख में कभी ये जरूरी नहीं था। जरूरी तो खैर हमेशा था, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोई इस कुरान में जब उन्होंने उनको रोल मॉडल बना दिया हमारी बेहतरी के लिए, जो उनको फॉलो करेगा वो ऊपर चला जाएगा। जो मदीना की रियासत के उसूलों पे कौम खड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी। ये तो अल्लाह ने इसलिए हमें उनकी सुन्नत पे चलने को कहा है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को समझ ही नहीं है, ना
कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन कुरान की उनको समझ नहीं है। लेकिन उनकी जिंदगी वो आसान है बच्चों के लिए समझना, वो तो एक तारीख का हिस्सा है, और उससे कैरेक्टर बिल्डिंग हो। मैं फिर से कहता हूं, जब मैंने जो चीजें आजकल देख रहा हूं, ये मोबाइल फोन के बड़े फायदे हैं, टेक्नोलॉजी है, बच्चे कई चीजें अब सीख जाते हैं, नॉलेज वो मिल जाती है जो कभी पहले नहीं थी। लेकिन इसके एक नेगेटिव साइड है। बच्चों को वो मटेरियल अब मोबाइल फोन पे मिल रहा है कि उनको उनके लिए हैंडल करना आसान नहीं है, और इसके बड़े असरात आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर। मैं जब से आया हूं, मैंने जब आईजी से मिलता हूं और उनसे मैं पूछता हूं कि क्राइम के मुझे बताएं कि कौन कौन सी क्राइम बढ़ रही है। सबसे तेजी से क्राइम बढ़ रही है पाकिस्तान में सेक्स की क्राइम, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और फिर जो मैंने ये जो मीनार पाकिस्तान में देखा, ये हम सब के लिए, ये हम सारी कौम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए और भी जरूरी है आज कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उनको टेक्नोलॉजी भी सिखाएं, लेकिन उनके कैरेक्टर उनको बताएं तो सही कि इंसान होता क्या है। इंसान सिर्फ रोबोट नहीं है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे चलता है। इंसान में इंसानियत तब आती है जब उसको पता तो चले कि मैं अच्छे बुरे की तमीज क्या है, मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा हिसाब लिया जाएगा। इंसान में ईमान आता है, ये नहीं आता, ये तो अल्लाह का फैसला है। लेकिन हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सके कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त मैं जो अभी इब्रार ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह की इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है, ये बिल्कुल हमारे दीन से भी बच्चों को दूर लेके जा रही है, हमारे कल्चर से, हमारी पाकिस्तानियत से। तो इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोशिश है अब कि सारे बच्चों को हम 8, 9 और 10 के अंदर जो भी बच्चा है जिस मर्जी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सबको सीरत नबी के ऊपर पूरा सही सिखाया जाएगा। और फिर ये जो हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं, बलूचिस्तान पीछे रह गया, हमारा कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था वो पीछे रह गया, वहां भी गुर्बत है, पढ़ाई वहां भी कम है। तो उन सारे इलाकों के लिए हमने स्पेशल पैकेजेस दिए। बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ गुर्बत के ऊपर स्पेशल पैकेजेस दिए हैं। हमने 14 सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स, 9 बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट्स और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए हमने 1300 अरब रुपया हमने एलोकेट किया है इनको उठाने के लिए। हाँ, अच्छा, अब बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। अच्छा, अब मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूं, और ये बड़ा जरूरी है आप सबके लिए कि देखिए, मैं पाकिस्तान की पहली, सुने, चुप करके सुने प्लीज, पाकिस्तान की पहली जनरेशन हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं एक पहली जनरेशन हूं जो हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए थे। और जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे अपने मां बाप की हमेशा यह बात याद रही कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। हमेशा मां बाप ने मुझे यह बताया। और मुझे बदकिस्मती से हमारा जो रास्ता मुल्क का, एक हमारा बहुत अजीम कायद आजम हमारे लीडर थे, मैं हमेशा कहता हूं कि गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद ज़हन था कायद आजम, लेकिन जो हमारा जो मुल्क का जो रास्ता था एक खुददार कौम बनने का, बदकिस्मती से ऐसी मुल्क में लीडरशिप आई जिन्होंने दूसरों के सामने हाथ भी फैला दिए, कभी यही नहीं सोचा कि हमारी अपनी ताकत क्या है,
کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی. جب بھی ایک آدمی، ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وثاقیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پہچانتے. مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پہچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور میں یہ 3 سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا، قرضے مانگنے پڑے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے، کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں، جی میرا دوست ہے، آپ دوست تو چھوڑیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے بھائی بہن بدل جاتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے. انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے. اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ دیا اللہ نے. ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں. میں آپ کو یہ بتا دوں، جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے. اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی. اس ملک میں جتنے منرلز دیے ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی، کیونکہ صرف باہر ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہیں. سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ. جو ٹورزم ہے، میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھرا ہوں، ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے قرضے اتار سکتا ہے. صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ چھٹیاں ان کی لندن میں تھی. کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے. انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی، نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی 70s میں. ہمارے بینکرز دنیا کے اندر، BCCI دنیا کے اندر 14-15 نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا. یہیں سے لوگ اٹھے ہوئے تھے، لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں. پچھلے 5 سال میں جو ان کے پچھلے والے نون لیگ کے 5 سال تھے، ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جو 5 سال پہلے تھی ان کے وہ اینڈ تک اتنی ایکسپورٹس تھی. جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدنی کدھر سے آئے گی؟ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی. ڈی انڈسٹریل، ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کر دی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو مین تھی وہ نیچے چلی گئی. تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے، انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی، یہ یاد رکھیں سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں ماحول ہی نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے. یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹرز کے لیے. تو انشاءاللہ، اور بزنس کانفیڈنس ابھی صرف جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے، پاکستان میں تقریباً 100%، 108% ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے، کہ یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے. تو میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے جو فیصلہ کیا، جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، افغانستان میں جہاد لڑی.
पैसे उन्होंने दिए, जहादी हमने ट्रेन किए। जैसी रूसी वहां से सोवियत यूनियन छोड़ के गई अफगानिस्तान, वो भी चले गए अमेरिकी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी। उसके बाद 9/11 आया, उनको फिर हमारी जरूरत पड़ गई। अफगानिस्तान में उन्होंने जंग लड़नी थी, उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहा कि जी हमारी तुम्हें जरूरत है। मेरी तरह के लोगों ने कहा कि हमें इस जंग में शिरकत नहीं करनी चाहिए, ये हमारी जंग नहीं है। हमें तो जॉर्ज बुश ने, ये नवंबर 2001 में, उसने कहा जब उसे जरूरत थी हमारी, कि इस बारी हम पाकिस्तान को नहीं भूलेंगे, हम अबैंडन नहीं करेंगे इस बारी पाकिस्तान को। लो जी, अमेरिका की जंग में शामिल हो गए। कहा जी हमारी जंग है, पैसे उनसे ले रहे हैं, जंग हमारी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं और वही बमबारी कर रहे हैं हमारे पे। 480 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान के ऊपर। कभी दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि एक मुल्क को अपने ही एलाए बमबारी कर रहा है, यह कभी दुनिया में नहीं हुआ। वो लोग जो बेचारे मरते थे ड्रोन अटैक्स में, वो सारे बदला लेते थे पाकिस्तान से, हमारी फौज से। हमारे इधर फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारे बम धमाके हो रहे हैं। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना, कभी हमने अपने लोगों को इस तरह नहीं हमने कुर्बान होने देना किसी और के लिए, क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं अप्रिशिएट किया। लोग हमारे मरे, तबाही हमारी हुई, डॉलर हमारा, इकोनॉमी हमारी तबाह हुई, कबायली इलाके के जो लोगों, आधे लोगों ने नकल मकानी की, कबायली इलाके उजड़ गए, क्या मिला उससे? और वो इसलिए कि हमें गलत आदतें पड़ी हुई हैं। हमें जी एड मिल जाएगी, चलो जी मदद कर दो किसी की। तो इसलिए ये जो खुददारी है, देखिए एक इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार हो। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है कि हमने कोई किसी के साथ, हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। और अफगानिस्तान के ऊपर मैं आखिरी बात कर दूं कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह 300 तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुज़दिल हैं, वो लड़े नहीं। ये ज़हन में डालने के अफगान कौम दिलेर कौम है, न डर कौम है, लड़ने वाली कौम है। अगर वो ना होती तो 10 लाख अफगानियों ने शहादत दी थी रूसियों के खिलाफ। कोई कौम इस तरह नहीं लड़ी जिस तरह उन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों ये इनकी फौज नहीं लड़ी? थोड़े तालिबान तो 70,000 थे, 3 लाख ये की फौज थी, एयरफोर्स उनके साथ, जदीद हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी? और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े? वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। और दूसरी चीज, अफगानियों की एक साइकी है, वो हमेशा जो बाहर से आता है, जो उनके ऊपर फतह करने की कोशिश करता है, वो कौम उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। तो वो कभी भी किसी एक गवर्नमेंट जो बाहर से अमेरिकी उसको बैक कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए नहीं लड़ना था। जिस तरह सोवियत यूनियन, उन्होंने जब पूरी कोशिश की अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, वो फेल हो गए, इसलिए कि वो लोग आजादी चाहते हैं। और अब जो हालात हैं अफगानिस्तान में, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, और मैं दुनिया की कम्युनिटी को कहता हूं,
पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान की इस वक्त उनकी गवर्नमेंट की मदद करें। जो तालिबान हैं उन्होंने क्या चीजें कही? उन्होंने कहा कि हम सबको शामिल करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यही तो चाह रहे थे दोहा के अंदर जो टॉक्स थी, उसमें क्या चाह रहे थे तालिबान से कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो मान गए हैं। ह्यूमन राइट्स है, वो कहते हैं हाँ ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी उन्होंने सबको माफ कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। ये दुनिया चाहती थी। तो जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखिए, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद ताकि वो अफगानिस्तान में अमन हो। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। 40 साल से वहां इंतशार है, उनके लोगों ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद करें। मैं अपनी टीम को उसका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने सारे एलाइज जिन्होंने हमारे साथ 3 साल गुजारे हैं, क्यू लीग का, हमारी बैप पार्टी का, अपनी एमक्यूएम का, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जीडीए का सबका, अपने सारे एलाइज का शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह आपने हमारे साथ करा है। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल हालात का सामना किए बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। हक पर चलने वालों को हमेशा ही मुश्किलात का सामना रहा है। जब हुकूमत संभाली तो कर्जों की अदायगी के लिए पैसे नहीं थे। माज़ी के हुक्मरान मुल्क को दिवालिया करके गए थे। सऊदी अरब, यूएई और चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। मुल्क के करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 1.8 अरब डॉलर तक आ गया। हुकूमत संभाली तो टैक्स वसूलियां 3800 अरब थी, जो हुकूमती इक़दामात से 4700 अरब हो गई हैं।